Seema Agency purchased 3 trucks from Vishal Auto on 1st January 2008 under the hire purchase agreement. The cash price of the each truck is 1,50,000 and according to the term and condition of the Vishal Auto Limited, 10% of the cash price is to be paid on delivery. Delivery means down payment. Balance of cash price in 3 equal yearly installment payable at the end of the year together with interest 10% per annum. Seema Agency write off 20% depreciation on straight line method. Seema Agency paid first and second installment in due time but failed to pay the last installment due on 31st December. Vishal Auto Limited agreed to leave 2 trucks with Seema Agency and take back the third one. मतलब 3 ट्रक में से 1 ट्रक लेके जाएगा, 2 छोड़ देगा. ये कंप्लीट रिपोजिशन है ना, पार्शियल रिपोजिशन है, पार्शियल रिपोजिशन. And the amount adjusted with the due and the return back truck या return truck mean value 30% depreciation on diminishing balance method. Vishal Auto Limited sold the reposed truck on 7th February after accruing. ये तो उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं, क्या दिक्कत हुआ था बता मेरे को. पोजीशंस का वहां पे नहीं कर पा रहे. तुम इंटरेस्ट वगैरह सब निकाल लिए थे. और किसी का किया हुआ नहीं है क्या? नहीं किया हुआ है. लिखो फटाफट, लिखो कैश प्राइस 1,50,000 into 3, 4,50,000 लेस डाउन पेमेंट. कितना परसेंट बोला डाउन पेमेंट? 10% ऑफ 4,50,000, 45,000, 4,05,000. एक एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,05,000 डिवाइडेड बाई 3. एक एक इंस्टॉलमेंट 1,35,000 का है. अभी हम लोग क्या करेंगे? ऐड इंटरेस्ट. कितना करके इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%. 40,500. ये आ जाएगा कितना? 4,45,500. लिखेंगे लेस इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? 1,35,000 प्लस 40,500 कितना? 1,75,500. आंसर आ जाएगा 2,70,000. देन अगेन ऐड इंटरेस्ट. ऐड इंटरेस्ट 27,000. 2,97,000 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, या सीधा इंस्टॉलमेंट लिखने से भी हो जाता. सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज वर्ड 1,35,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ करेंट ईयर 1,62,000, 1,35,000. then again add interest 13,500, 1,48,500 less last installment और थर्ड इंस्टॉलमेंट. कितना आ जाएगा? 1,35,000 प्लस 13,500 टोटल 1,48,500. अमाउंट बिकम्स नील. पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? अभी 2 लेजर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है. टी फॉर्मेट में लेजर ड्रॉ कर लो, फ्रैक्शन डेट लिख लेंगे. फर्स्ट लेजर, सेकेंड लेजर, थर्ड लेजर रिपोजिशंस के लिए. खरीदने वाला एसेट क्या है? क्या खरीदा है वैसे वहां से? ट्रक. तो एक और वेंडर का नाम क्या है? विशाल. विशाल ऑटो लिमिटेड. बहुत मार खाएगा. कहते यहाँ पे जो 4,05,000 इसको 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करो, कितना आएगा? बोला ना रिमेनिंग अमाउंट पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, इसलिए निकाल लिया वहां से. अभी इधर आओ. विशाल ऑटो लिमिटेड में ऑटो ट्रक खरीदने का एंट्री क्या होता है? दूसरा वाला एड ट्रक अकाउंट. दूसरा वाले लेजर का नाम क्या देंगे? ट्रक अकाउंट. एंड फर्स्ट डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जनवरी 2008. 1 जनवरी 2008 को होगा 1 जनवरी 2008. ट्रक अकाउंट में होगा टू विशाल ऑटो 4,50,000. बोला
जब नाम अवेलेबल है तो इसी का तो नाम हायर वेंडर है, जब नाम रहेगा तो हायर वेंडर क्यों लिखेंगे, तब तो पार्टी का नाम लिखेंगे ना। जब नहीं अवेलेबल रहता तो इसलिए हायर वेंडर है, तो वो हायर वेंडर विशाल ऑटो कौन है, ये जो विशाल ऑटो है वो तो हायर वेंडर ही है। तो हायर वेंडर जब पार्टी का नाम रहेगा तब हायर वेंडर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाइंग ट्रक 4,50,000 ऑन द सेम डे 1/1/2008 टू कैश और बैंक। हमने डाउन पेमेंट दे दिया कितने का, 45,000 का डाउन पेमेंट। 31 दिसंबर 2008 को क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना था, 40,500। फिर डेट आएगा 31 दिसंबर 2008 टू बैंक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 175,500 एंड देन टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, CDVD 2,70,000 इसका भी डेट क्या होगा, 31 दिसंबर 2008 1/1/2009 बाइंग बैलेंस PD 2,70,000 as on 31st December 2009 by interest 27,000, then 31st December 2009 to bank पेमेंट करेंगे कितना, 1,62,000। बैलेंसिंग फिगर इज 1,35,000 ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस CD as on 31st December 2009 1/1/2010 by balance CD 1,35,000 by interest 13,500। और भाई साहब यहाँ फेल कर गया तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, आगे आ जाओ। और मेरे लिए जो ऑटो जो ट्रक था उसका डेप्रिसिएशन है 20%, वो भी स्ट्रेट लाइन। 20% क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आएगा 31 दिसंबर 2008 बाई डेप्रिसिएशन 20% होगा 90,000 बाई बैलेंस CD 3,60,000। Make it CDVD for the next year comes on 1/1/2009 to balance PD 3,60,000 31st December 2009 by depreciation 90,000 again 31st December 2009 by balance CD कितना आएगा, 2,70,000 again 1/1/2010 to balance PD and 31st December 2010 by depreciation again 90,000। अभी वेट करो, यहीं पे आके रिपोजिशन हो रहा है, रिपोजिशन हो रहा है। पहले ट्रक को निपटाते हैं। ये टोटल जो WDV अभी आएगा ये कितना है, 270 और 90,000 का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। अभी ट्रक अकाउंट में कितना बैलेंस है, ट्रक अकाउंट का कितना बैलेंस आएगा, वैसे 1,80,000। ये 1,80,000 जो बैलेंसिंग फिगर है कितने ट्रक का है, एक ट्रक, 3 ट्रक, ये 3 ट्रक के साथ है। कितने ट्रक का है, उसमें से 31 दिसंबर 2010 को एक ट्रक रिपोज कर लेगा, लिखेंगे बाई रिपोजिशन अकाउंट क्या आएगा, और एक आएगा रिपोजिशन में एक तो P होगा। 31 दिसंबर 2010 लिखेंगे बाई बैलेंस CD, इधर लिखेंगे 1,80,000 इंटू एक ट्रक, और बैली बैलेंस CD में लिखेंगे 1,80,000 इंटू टू ट्रक, तो कितना आएगा 60,000, 1,20,000। और ये जो मेरा CDVD आया 1/1/2011 को टू बैलेंस PD हो जाएगा 1,20,000। और जो अभी लेजर हम लोग ओपन करेंगे उस लेजर का नाम क्या होगा, रेपोजिशंस अकाउंट। रेपोजिशंस अकाउंट, रेपोजिशंस अकाउंट में आएगा 31 दिसंबर 2010 टू ट्रक अकाउंट 60,000 टू ट्रक अकाउंट। अभी लेकिन जो वेंडर कंपनी का बैलेंस है, वेंडर कंपनी का बैलेंस है, ट्रक का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले से एग्रीमेंट साइन किया गया है,
द रिटर्न ट्रक बीइंग वैल्यूड 30% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो नीचे लिखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रक एज ऑन 31st December 2010 या रिपोज्ड वैल्यू ऑफ ट्रक। क्या लिखेंगे? सीधा लिखो रिपोज्ड वैल्यू ऑफ ट्रक। देखो एक ट्रक का प्राइस कितना था? 1,50,000। मैं इसका शॉर्टकट बताया था। ईच एंड एवरी ईयर अगर हम 30% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वैल्यू कितना बचेगा? 70 3 साल कर लो ना, 3 साल के बाद रिपोजिशन हो रहा है। आंसर कितना आएगा? 1,50,000 इंटू 70% इंटू 70% इंटू 70%, 51,450। यानी उस ट्रक का औकात कितना है? 51,450। 51,450 ये आ जाओ विशाल ऑटो में। एंट्री लिखो 31 दिसंबर 2010 टू रेपोजिशन अकाउंट। क्या करेंगे? टू रेपोजिशन अकाउंट 51,450 और सेम रिपोजिशन में लिखो बाई विशाल ऑटो 31 दिसंबर 2010 बाई विशाल ऑटो। कितना? 51,450। अभी मैंने ट्रक अकाउंट तो क्लोज कर ही दिया, यहां पर विशाल अकाउंट को भी क्लोज कर दो क्योंकि रिमेनिंग बैलेंस वो तुमसे बाद में वसूलेगा। टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2011 बाई, ये 2010 होता ना, बाई बैलेंस पीडी। जितना भी बैलेंस आएगा लिख देना। वैसे कितना बैलेंस आएगा? 135 प्लस 13,500 माइनस 51,450, 97050 97050। मिनिमाइज कौन लेजर देखते हो बोलो? ये तो आगे देखे ना, विशाल ऑटो पूरा मैच कर लेना। वर्किंग नोटो देखिए दीजिए, उसके लिए एडजस्टमेंट तो उसको कम ही मिला है ना। तो डिफरेंस अमाउंट गोज टू पीएल बाई पीएल। ये पीएल मेरे लिए लॉस हो गया ना, बैलेंसिंग फिगर कर दो। रिपोजिशन अकाउंट हो गया अपने आप में। रिपोजिशन अकाउंट डन। कितना आएगा फिगर बताओ? हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखो ये वर्किंग। वर्किंग तो एक लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिक्कत है इसमें? बाकी बात लोग घर पे क्यों नहीं सॉल्व किए हो भाई? पे करना चाहिए था ना, पता चल पाता ना क्या प्रॉब्लम है नहीं है इसमें। Raha Transport Company purchased from Havra Motors 3 motor van costing 50,000 each. On the hire purchase system, on 1st January 2008, payment was made 30,000 down payment and remainder in 3 equal installment payable on this and this date. Together with interest 9%. Raha Transport Company write off the depreciation 20% per annum on diminishing balance method. Depreciation निकालो. It paid the installment due at the end of first year, that is on 31st December 2008, but could not pay the next, मतलब second installment ही fail कर जा रहा है। Havra Motor agreed to leave one van with the purchaser on this date and adjusted the value of other 2 van against the amount due on, and the van were valued on the basis of 30% depreciation annually। तो यहाँ पर भी जो रिपोज्ड वैल्यू होगा वो 30% ही है, बट कब हो जा रहा है? 2 साल के बाद। तो नीचे लिखेंगे रिपोज्ड वैल्यू एक एक वैन का। कितना वैन लेकर जा रहा है? कितना वैन रिपोज कर रहे हैं? बोल रहे एक वैन छोड़ के जाएगा, 2 वैन लेके जाएगा।
तो दो वैन का प्राइस हो गया 1 लाख इंटू 70% इंटू 70%। क्यों? 2 ही साल हुआ, 2008 और 2009, क्योंकि 2008 का इंस्टॉलमेंट दे दिया, 2009 में फेल कर गया, तो 1 लाख। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अरे फेल तो कर रहे दिसंबर में, ताले पूरा ईयर तो शेष ही होएगा, क्यों नहीं लोगे? दिसंबर में फेल कर रहे तो 2 साल तो हो गया ना। 1 लाख इंटू 70% इंटू 70%, 49,000 हो गया। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन का भी एक एक आंसर बच ही गया। इसमें फिर बोला था कि जो वेंडर है ना, वो 45,000 में उस ट्रक को बेच देते हैं 8,000 रुपया खर्चा करने के बाद। नीचे क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे फॉर वेंडर कंपनी, फॉर वेंडर कंपनी लिखेंगे सेल ऑफ रिपोज ट्रक 45,000, लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ रिपोज ट्रक। तो रिपोज करने का वैल्यू 51,450 दिया, प्लस उस पर 8,000 का और खर्चा किया, तो टोटल ट्रक का वैल्यू कितना आ गया? 59,450। 45,000 माइनस 59,450, ये आंसर आ गया 14,450। ये हो गया लॉस ऑन सेल। तो उसको नुकसान हुआ ना, महंगा खर्चा वर्चा करके महंगे में क्या बेचा, महंगे का आइटम सस्ते में बेच दिया। तो वेंडर कंपनी के लिए भी क्या हो गया सर? वेंडर कंपनी के लिए भी एक लॉस हो गया, वेंडर कंपनी भी उसी ट्रक पे लॉस सफर किया। ये पिछले क्वेश्चंस का पार्ट था। কোনটা? না না, এটা আলাদাভাবে একটা নোট, এটা ভেন্ডর কোম্পানির জন্য, নিচে একটা নোটে দিয়ে দেবো। नेक्स्ट, अभी इस वाले में आता है रिपोज वैल्यू हो गया। अब नॉर्मल जैसे तुम डाउन पेमेंट निकाल लो, डाउन पेमेंट के बाद टोटल 1.5 लाख, 1.5 लाख में 30,000 का डाउन पेमेंट, 1,20,000, एक एक इंस्टॉलमेंट आएगा 60,000 प्लस इंटरेस्ट। এবারে কি করে নিতে পারবেন আরো সুবিধা হচ্ছে এটাতে, एकदम सेम पिछला सम्स के जैसा ही है। पिछला सम्स में थर्ड में फेल किया, यहाँ सेकंड में फेल किया। वहां एक ट्रक लिया था, यहाँ 2 ट्रक लेके गया, तो जो 2 ट्रक ले जाएगा तो 2/3, जो ट्रक रह जाएगा 1/3। ठीक है? कौन सा? एटीन के बाद सीधा 21। हाँ, अलाइनमेंट चेंज हो जाता। हाँ हाँ जी, और क्या कराएंगे, जो कैलकुलेशन देना था वो दे ही दिए। 18 में कराने लायक तो और कुछ नहीं है ना। अभी जब न्यू टॉपिक, वैसे भी प्रीवियस जितना क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन वेंडर कंपनी में होगा, बट वेंडर कंपनी के लिए एक बार सोचिए, वेंडर कंपनी के लिए क्या सोचना है। पहले इधर देखो मेरे तरफ, अभी स्क्रीन पे देखो, कोई कुछ लिखो मत, स्क्रीन पे सीधा देखो। जब ये डिस्कशन हो जाएगा फिर ये सम्स को सॉल्व करके स्टार्ट करेंगे। हायर परचेस कंसेप्ट क्या था कि सामने वाले को हम देंगे, वो हमें इंस्टॉलमेंट पे करेंगे
और जब फाइनल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो हम सामने वाले को ओनरशिप दे देंगे। ये ना कंसेप्ट था। अभी तुम लोग वेंडर हो, अपने आप को ट्रीट करो, तुम लोग वेंडर हो एंड मैं परचेजर हूं। तुम लोगों ने बोला सर आप लीजिए ना, अगले साल इंस्टॉलमेंट देंगे। यानी पिछला वाला क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो कि मान लो 1.5 लाख में खरीदे हैं और 50-50-50 का 3 इंस्टॉलमेंट दोगे, 50-50-50 का 3 इंस्टॉलमेंट दोगे। जब 50-50 का मुझे 3 इंस्टॉलमेंट दोगे तो पहला इंस्टॉलमेंट मान लो डाउन पेमेंट हटा देते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद में। तो आज मान लो तुमने मुझे गाड़ी बेचा या जो भी एसेट बेचा, तो बेच दिया, गाड़ी में ले लिया हायर परचेज पे। अभी जो 50,000 मुझे देना है तो मान लो मुझे दिसंबर या मार्च में देना है और अभी जनवरी या अप्रैल चल रहा है, तो क्या आज के डेट पे मैं तुम्हारा डेटर्स हूं? आज के डेट पे मैं तुम्हारे डेटर्स नहीं, अभी मेरे से पैसा नहीं पाते हो। मेरा ड्यू डेट कब आएगा? पहला इंस्टॉलमेंट का जब डेट आएगा, चाहे वो 31 दिसंबर हो या मार्च हो, तब मैं तुम्हारा डेटर बनूंगा। बोलोगे सर मैं तो गाड़ी दिया तो आपसे तो पैसा लूंगा। अरे लोगे, लेकिन अभी तो मैं नहीं दूंगा ना। अभी आज आके डिमांड करोगे इंस्टॉलमेंट तो दूंगा क्या? ईयर एंड होने पे ही दूंगा। यानी मैं तुम्हारा डेटर कब से ड्यू हो जाऊंगा? जब मैं ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करूंगा। समझ में आया क्या? एक ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्योंकि डेटर तुरंत जन्म नहीं ले रहा है, डेटर जनरेट होने में टाइम लगा। यानी सामने वाले का जब ड्यू होगा तब मेरा डेटर हो। तो और एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम लोगों को मैं मंथली फी पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? पूरे 1 साल का फीस मान लो 12 महीने का 60,000 रुपया, हर महीने 5,000 है, और ये मैं बोल के लिया हूं कि हर महीने 5,000 पे करोगे। तो अभी तुम लोग मार्च में हो 5,000 दे दिया, तो अभी तुम अप्रैल का फीस क्या ड्यू हुआ है क्या? मैं तुमसे डिमांड कर पाऊंगा क्या? मतलब तुम क्या मेरे लिए अप्रैल के लिए डेटर हो क्या? नहीं। जब अप्रैल का महीना आ जाएगा, जब तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तब तुम मेरा डेटर बन जाओगे। समझ में आया क्या? और अगर हम लोग मार्च में हैं तो अप्रैल का हम डेटर्स नहीं बन सकते। जब तक अमाउंट ड्यू नहीं होगा तब तक रिसीवेबल की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। दूसरा, अगर तुम लोग वेंडर हो, तुम लोग कोई भी आइटम सेल कर रहे हो, तो पहले तो खुद उसे बाई किए होगे ना जी। अगर मान लो रीसेल का धंधा है तो कुछ खरीदे होगे, तो वो तुम्हारे पास कहां पे होगा? स्टॉक में। कहां पे होगा? और ये स्टॉक कहां पे है? तुम्हारे खुद का गोडाउन होगा, खुद का दुकान होगा, अपने दुकान में रखो। लग रहा म्यूजिक सिस्टम सेल कर रहे हो, तो म्यूजिक सिस्टम खरीद के कहां रखे? गोडाउन में, तुम्हारे खुद के दुकान में। तुम्हारे दुकान पे मैं पहुंचा, मैं बोला कि मेरे को एक सिस्टम दिखाओ, तुमने दिखाया, मुझे पसंद आया और मुझे सेल कर दिया। सेल करने के बाद भी ओनर कौन है? तुम ही हो भाई। मेरे पास सिर्फ यूज करने का राइट है, क्योंकि अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा तो तुम उठा के ले जा सकते हो, तो यू हैव द राइट। तुम ही ओनर हो, मैं एक्चुअल में ओनर हूं नहीं। तो अभी वो जो म्यूजिक सिस्टम तुम्हारे दुकान से था वहां से निकला, तो तुम्हारे दुकान का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा ना डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और वो स्टॉक कहां आ जाएगा? मेरे पास। वो स्टॉक मेरे पास, और मेरे पास जो दिए वो क्या अभी सेल है? क्या उसको सेल ट्रीट कर सकते हो? नहीं। अरे मुझे दिए हो, अभी अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब डिमांड करोगे अपना ड्यू, और नहीं दे पाऊंगा तो वापस तुम लेकर चले जाओगे, तो मेरा तो है ही नहीं। इवन वो म्यूजिक सिस्टम मेरे घर पे है, बट उसका ओनर कौन है? तुम ही हो। ये भी तुम्हारे लिए स्टॉक ही है। ये भी तुम्हारे लिए क्या है? स्टॉक ही है। ये भी तुम्हारे लिए स्टॉक है। तो तुम्हारे लिए 2 तरह का स्टॉक है। एक है जो तुम्हारा स्टॉक कस्टमर के पास है, और एक स्टॉक जो तुम्हारे गोडाउन में है। समझ में आया क्या? कस्टमर के पास जो सामान है वो उसका मालिक भी तो तुम ही हो, वो तुम्हारे लिए स्टॉक हो गया। डेटर कब बनेगा? जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। डेटर कब रिड्यूस होगा? जब ईएमआई इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल तरीका। हमारा स्टॉक कब बढ़ेगा? जब परचेज करेंगे। स्टॉक कब घटेगा? जब सेल करेंगे, चाहे नॉर्मल सेल चाहे हायर परचेज सेल। मेरा जो कस्टमर के पास वैल्यू ऑफ स्टॉक है, मतलब जो गुड्स, मतलब स्टॉक जो मेरे पास हायर परचेजर के पास है, उसका भी मालिक तुम ही हो। उसमें जब जब ईएमआई ड्यू हो जाएगा तो तुम्हारा कस्टमर वाला स्टॉक भी घट जाएगा, और ईएमआई ड्यू होगा तो डेटर बढ़ जाएगा, और जब ईएमआई रिसीव होगा तो डेटर घट जाएगा, है ना? डेटर कब जन्म लेगा? डेटर कब जनरेट होगा? व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। डेटर कब वैनिश हो जाएगा? व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड। तुम्हारे लिए दुकान में स्टॉक कब इंक्रीज होगा? जब तुम परचेज करोगे।
तुम्हारा स्टॉक कब घटेगा? जब तुम सेल करोगे। जब तुम सेल करोगे तो तुम्हारा हायर परचेज स्टॉक बढ़ जाएगा। हायर परचेज में स्टॉक बढ़ जाएगा। और जब हायर परचेज का स्टॉक बढ़ गया, कब घटेगा? जब जब ईएमआई का डेट आएगा। मान लो तुमने मुझे 50,000 में बेचा, 5 साल का ईएमआई है, 1 ईयर लैप्स होगा, तुम मेरे से 10,000 डिमांड करोगे एंड तुम्हारा जो स्टॉक ऑन हायर परचेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। बोलना नहीं है ना? तो क्या होगा? हमारा वो स्टॉक गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारा बन जाऊंगा डेटर। तो यहां वेंडर कंपनी को रिकॉर्ड करना है 2 तरह का स्टॉक, एक सॉफ्ट स्टॉक और एक एचपी स्टॉक। एचपी मतलब हायर परचेज स्टॉक। तो यानी तुम्हारे लिए दोनों ही तुम्हारा ही माल है, दोनों तुम्हारा स्टॉक है। एक तुम्हारे गोडाउन में, एक कस्टमर के गोडाउन में, या कस्टमर के पास। जो कस्टमर के पास है उसका मालिक भी तो तुम ही हो, उसका ओनर भी तो तुम ही हो, क्योंकि हायर परचेज में तो पड़े ना, आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप जाता है। खैर वो बात अलग है कि उसका राइट, उसका लाइबिलिटी सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे पास ओनरशिप राइट रहेगा, टाइटल डीड तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही डिटेल दिया गया, पहले डिटेल को पढ़िए। देखो बोला गया है, Panazi Limited which sell goods on hire purchase at a gross profit of 20% on sale and have the following balances stock in hand। ये कौन सा स्टॉक की बात कर रहा है? दुकान का स्टॉक। स्टॉक विद कस्टमर, ये कौन से स्टॉक की बात कर रहा है? सेल मतलब अरे परचेजर के पास, परचेज खरीदा गया, गुड सेंट आउट बेचा गया, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू का मतलब कि उस दिन इंस्टॉलमेंट फॉल किया होगा। बोला प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट फॉर द ईयर एंड इफ कैश ऑफ ₹18,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड होकर रिसीव्ड हो गया। अभी क्या करना है तुम्हें? लेजर ओपन करना है, स्टॉक, एचपी स्टॉक, इंस्टॉलमेंट, 3-4 करो, 3 लेजर ड्रॉ करो, पहले 3 लेजर्स ड्रॉ कर लो। तीन चार लेजर करो, ছোট ছোট, একটা খাতায় 4টে না একটা পেজে। चार पांच तो ड्रॉ करके रख लो। चलो फटाफट कर लो। देखो फर्स्ट लेजर का नेम दो। पहले वाले का नाम होगा सॉफ्ट स्टॉक, सॉफ्ट स्टॉक। दूसरा हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन एचपी। तीसरा हो जाएगा एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक हायर परचेज स्टॉक। के बाद वाले लेजर का नाम दे दो एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तीसरा एचपी डेटर, एचपी डेटर्स अकाउंट। कितना लेजर बनाया?
एक्चुअली ये एक्स्ट्रा हो गया, गुड सेंट ऑन एचपी। एक लेजर और ड्रॉ कर लो, एक लेजर और एक्सपेंसेस गिवन, उस बैलेंसेस को पहले फिक्स करो। अभी देखो टॉप स्टॉक का लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 9000। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया, तो स्टॉक में लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा इसका एक चीज और है, ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो या टू बैलेंस पीडी भी लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या फिर बाई बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट है। टॉप स्टॉक का काम हो गया, टॉप स्टॉक का काम हो गया। दूसरा क्या है, स्टॉक विद कस्टमर। ये स्टॉक विद कस्टमर कौन से प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस कैसे आ रहा है, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। तो जहां पर एचपी स्टॉक है, एचपी स्टॉक में लिखो टू बैलेंस बीडी। एचपी स्टॉक का बैलेंस बीडी कितना है 10,800। ये 10,800 सेलिंग प्राइस पे है ना, कॉस्ट प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। सेलिंग प्राइस पे है तो लोडिंग भी होगा ना, तो लोडिंग होगा तो एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट में लिखो बाई बैलेंस बीडी 20% ऑफ 10,800, 10,800। मतलब एचपी स्टॉक के अगेंस्ट में क्या बना हुआ है, एचपी स्टॉक के अगेंस्ट में क्या बना हुआ है, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट, उसका लोडिंग पार्ट वहां लिखेंगे। कितना आएगा लोडिंग 160। देखो इधर ऊपर स्क्रीन में हमने ओपनिंग स्टॉक का दोनों एंट्री कर लिया, हमने परचेज सॉरी स्टॉक विद कस्टमर भी कर लिया। अभी है परचेज, सॉप स्टॉक में लिखो टू परचेज, सॉप स्टॉक में क्या लिखेंगे टू परचेज, कितना 19,380, 19,380 हो गया। अभी गुड सेंट आउट फॉर दिस ईयर, इसके लिए हम लोग अभी वेट करेंगे, इसके लिए वेट करते हैं। नीचे देखो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट ड्यू मींस डेटर, और डेटर है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर लिख देते हैं। डेटर में आ जाओ, एचपी डेटर टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। बीडी बैलेंस कितना है, और ये हाँ 900, 600 है 900। एक एंट्री और है, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का पैसा आया तो एचपी डेटर में लिखो बाई कैश 18,000। एचपी डेटर में लिखेंगे बाई कैश 18,000। जो भी एडजस्टमेंट का एंट्री था वो एडजस्टमेंट का एंट्री हम लोग लिख दिए, जो भी एडजस्टमेंट का एंट्री था वो एडजस्टमेंट का एंट्री लिख दिए। अभी एक एंट्री सी बच गया जिसका भी अभी हम लोग प्लॉटिंग नहीं कर पाए, एंड वो है गुड सेंट आउट फॉर दिस ईयर। यानी जब गुड सेंड करेंगे तो क्या होगा, एचपी स्टॉक टू गुड सेंट ऑन गुड सेंट, अरे एचपी स्टॉक ऑन गुड सेंट। यहाँ पर देखो एचपी स्टॉक में क्या लिखेंगे टू गुड सेंट, एचपी स्टॉक में क्या लिखेंगे टू गुड सेंट, और गुड सेंट में लिखेंगे बाई एचपी स्टॉक। कितना अमाउंट है 26,100। तो राइट हियर 26,100 एंड अगेन 26,100। ठीक है ना। अभी इसके ऊपर भी लोडिंग होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी गुड सेंट के ऊपर भी लोडिंग होगा। कितना परसेंट 20%। और 20% क्या करेंगे, एचपी स्टॉक में लिखो बाई गुड सेंट 20% ऑफ 26,100। चेक कर लो 26,100 कैश है ना, हाँ सेलिंग प्राइस है। बताओ 20% कितना आएगा 5,220। ये 5,220 जहां गुड सेंट ऑन एचपी है वहां पे लिखो टू
HP stock adjustment 5220 5220 हमने लिख दिया, 5220 लिख दिया। अभी देखो इधर, सारा लेजर जितना पोस्ट करना था कर दिया। अभी जो गुड सेंट ऑन एचपी है उसमें पहले आओ, यानी अगर गुड सेंट ऑन एचपी का टोटल वैल्यू 26,100 है और 5220 का प्रॉफिट है, तो कितने का कॉस्ट होगा? तो गुड सेंट ऑन एचपी में लिखो टू सॉफ्ट स्टॉक। क्या लिखेंगे? अरे जो सॉफ्ट स्टॉक का माल है वही तो बेचेंगे। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आएगा? 20880। और ये फिर कहाँ जाएगा? ये सॉफ्ट स्टॉक में जाएगा। बाई गुड्स सेंट ऑन एचपी 20880। चेक करो दोनों तरफ इक्वल बैलेंस आ रहा है ना, कोई डिफरेंसेस आ रहा है? डिफरेंसेस आएगा तो सरप्लस और डेफिसिट होगा, और बैलेंस मैच कर गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस मैच करने पे कुछ नहीं करना है, नहीं तो सरप्लस और डेफिसिट आएगा। 9,000 प्लस 19,380 28380 मैच कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो डेफिसिट और सरप्लस आता। तो हमारा सॉफ्ट स्टॉक डन, हमारा गुड सेंट ऑन एचपी भी हो गया डन, हो गया ना। अभी आ जाओ उसके बाद, अभी आएंगे एचपी स्टॉक। और एचपी स्टॉक में जाने के पहले सबसे पहले आओ एचपी डेटर। एचपी डेटर, एचपी डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, इसका मतलब कितना इंस्टॉलमेंट मैच्योर किया, तो लिखेंगे टू एचपी स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। बैलेंसिंग फिगर टू एचपी स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना? 18,000। ये 18,300 कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा एचपी स्टॉक में। देखो बाई एचपी डेटर, एचपी डेटर्स 18,300, 18,300। और यहां से क्या निकलेगा? एचपी स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 18,000। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो स्टॉक एडजस्टमेंट में भी क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी, अनलोडिंग होगा 20% ऑफ 18,600। 18,600 का 20%, 18,600 का 20% कितना? 3720। अब आकर स्टॉक एडजस्टमेंट को बैलेंस करेंगे और यहां लिखेंगे टू एपरेंट जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये आंसर हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो भी आया वो आंसर या प्रॉफिट हो गया। हाँ 3660 ये हो गया आंसर। ये जो अभी सम सॉल्व करवाए इसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अभी जो मैं करवाया उसका नाम है स्टॉक डेटर्स मेथड। स्टॉक डेटर्स मेथड। सारा लेजर क्लोज है, आराम से 2 मिनट का भी टाइम लो। सारे लेजर को अपने क्वेश्चन से, क्वेश्चन वही रहेगा, दूसरे मेथड में सॉल्व करेंगे। उसका नाम है एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। एक एक सिंगल कॉलम बना, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे एचपी ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट का जो अभी लेजर बना है वही लेजर थोड़ा बड़ा, इसका नाम होगा एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। উপরের মেথড নাম ছিল স্টক এন্ড ডেটার মেথড, এখন নাম হচ্ছে এইচপি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, হায়ার পারচেজ ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। आप पेज HP, HP means higher purchase trading account, debit credit, particulars amount, particulars amount। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लेते हैं, डेबिट साइड में क्या क्या आता है? हम्म हम्म जनरली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल, ये कम से कम मिनिमम, ऐसे पूरा ही बोला ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट क्रेडिट पूरा पार्ट। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और हमारे पास दो तरह का स्टॉक है, एक लिखेंगे एट शॉप और यहां पर लिखेंगे एट एचपी। जो शॉप है शॉप का स्टॉक कितना है? 9000। चाहो तो सीधा बाहर लिख सकते हो या 9000 या इनर कॉलम में लिखो। और जो मेरा हायर परचेज का ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? 10,800। तो 10,800 से माइनस करके लिखो 20% ऑफ 10,000, 10,800 माइनस 20% ऑफ 10,800, छोटा सा करके। ऑलरेडी ये तुम्हारा किया हुआ है, अगर पिछला वाला वर्किंग देखोगे तो 20% ऑलरेडी निकाला हुआ है ना। अरे स्टॉक एडजस्टमेंट में 2160 क्या करेंगे? 2160 माइनस करने पे कितना आएगा? 8640। इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो 17,640, 17,640। अनुका नहीं समझ में आया? क्योंकि हम लोग तो जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट पे होता है, तो जो हायर परचेजर के पास है वो सेलिंग प्राइस पे है, उसी के लिए तो हमने यहाँ स्टॉक एडजस्टमेंट भी पास किया था। तो सेलिंग प्राइस था तभी तो ये 2160 घटाओ तभी तो कॉस्ट आएगा। हम तो स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, किस पे रिकॉर्ड किया? कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब आगे आ जाओ। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, बाई क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप, और एक हो जाएगा एट हायर परचेज। शॉप का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,500। और अब बोलोगे कि सर हायर परचेज का क्लोजिंग स्टॉक, अब इधर मेरा बात सुनो, हम एचपी ट्रेडिंग बनाएंगे फिर भी ये वाला लेजर हमें वर्किंग में बनाना होगा। ये एचपी स्टॉक मैं जस्ट लिख रहा हूं, ये मेरा वर्किंग का पार्ट होगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से लिया कॉपी और इस क्वेश्चन के नीचे में पेस्ट कर रहा हूं, मतलब ये मेरा वर्किंग हो गया। सो दिस इज वर्किंग 1। क्यों? क्योंकि बिना वर्किंग का तुम्हारे पास क्लोजिंग कैसे आएगा? क्लोजिंग तो आएगा नहीं। क्लोजिंग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तो क्लोजिंग के लिए मेहनत करेंगे तो क्लोजिंग के लिए जो एचपी स्टॉक है वो एज अ वर्किंग सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे निकलेगा? 18,600 माइनस 20% ऑफ 18,600 कितना आएगा? 86। दोनों को ऐड करके बताओ 16,140। देखो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो पूरा कर दिया। अच्छे से करो, नीचे वर्किंग नोट में डाल दो कि पहला वर्किंग वही करोगे, फर्स्ट वर्किंग वही होगा, वो दिखा दो उधर में। হ্যাঁ 20% তো ভাই বেসিক, ওটাই তো 20%ই দেওয়া রয়েছে।
কেন বুঝতে পারবে না? আরে 20% মাইনাস করবো, কিভাবে মাইনাস করো তুমি? 100 টাকা দিয়ে 20% মাইনাস কিভাবে করো বলো? আর কিভাবে, ওই ক্যালকুলেশনটা আমাকে বোঝাও না। আরে 100 রুপিস, 120% বের করবো, 20 ওটা তো আবার 100 থেকেই তো মাইনাস করবো। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट मेच्योर्ड 18,300, ये मेरे लिए आ गया 18,300। क्या हुआ, परचेज, जो परचेज फिगर गिवन है वो मेंशन किया। अभी हमें चाहिए सेल्स। सेल्स का मीनिंग होता है जितना डेटर मेच्योर्ड किया, डेटर मतलब इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट मेच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर 18,300, एंड इसे बैलेंस कर दो। बैलेंस करने पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा 2 प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालो 18,300 प्लस 22,380 40,680। पहले का प्रॉफिट कितना था? इतना तो प्रॉफिट नहीं था। तो बैलेंस बोल रहा है ना, टोटल बोल रहा है, हैं? हाँ, कितना बोलो, प्रॉफिट कितना है? 366। पहले प्रॉफिट कितना आया था? कहाँ? स्टॉक एडजस्टमेंट में जाओ, 3660 मैच किया। प्रॉफिट दोनों में सेम ही आएगा, बट दोनों को प्रिपेयर करने का दो तरीका है। पहले वाले का नाम हुआ, बोलो क्या, स्टॉक एंड डेटर मेथड। दूसरे का नाम क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम होता है फाइनल अकाउंट मेथड। इसका एक और नाम लिखो, इसका नाम है एचपी ट्रेडिंग मेथड, मतलब इसका नाम लिखो ट्रेडिंग मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड। अभी टोटल 3 मेथड है, टोटल हमें पढ़ना पड़ेगा ए बी सी। एक मेथड है जिसका नाम है डेटर्स मेथड, एक का नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और एक का नाम है फाइनल अकाउंट और ट्रेडिंग मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड और एचपी ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। तो मैं तुम लोगों को आज एक ही सम्स का ये 2 सम्स करवाया हूं, और डेटर्स मेथड को मैं जानबूझ के छोड़ दिया हूं। क्यों? क्योंकि डेटर्स मेथड इन दोनों मेथड का कॉम्बो है। अगर वो अभी कराएंगे तो दिमाग और कंफ्यूजिंग लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगले दिन के लिए तुम लोगों का टास्क रहेगा, क्लियरली दोनों में आइडेंटिफाई करके आओगे क्या डिफरेंस है एचपी मेथड मतलब ट्रेडिंग मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, एकदम दोनों में डिस्टिंग्विश करके आओगे। एंट्री लेके कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। कॉमन क्या है सर? कॉमन ये है, लेजर दोनों में बनाना पड़ेगा। कुछ लेजर दोनों के लिए कॉमन लेजर ही रहता है, कुछ लेजर दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। क्या बोले? नहीं, क्या बोल रहे हो? মানে এটা হায়ার পারচেজের কোশ্চেন, এটা বলছো? তো এটা কে সেল করছে? কিন্তু আগে তো বললাম কি কোন ভেন্ডার স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে, ভেন্ডার তো সেল করে। কি মেথড? কার বইতে হচ্ছিল? तो परचेजर के लिए तो 2 ही स्टोरी था, एक वेंडर का लेजर, दूसरा एसेड। अभी तो वेंडर के पॉइंट से तो बहुत सारा मेथड है, उसका गोडाउन अलग है, सेल करता अलग है, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो इसका एंट्री अलग होगा, उसका एंट्री अलग है। ठीक है, क्या दिक्कत लग रहा है क्या? क्योंकि ये क्लास अगर समझ में आ गया तो अगले क्लास में हम लोग डेटर्स मेथड शुरू करेंगे, एंड ये उसका कॉम्बो है। मतलब डेटर में नया कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लो। बट एग्जाम में अगर एक साथ करेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि किसके साथ क्या है। इसीलिए अभी मैं 2 मेथड जो दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इजीली सेग्रीगेट कर पाओगे, इसलिए मैंने ये 2 मेथड कराया। डेटर मेथड पहला। अब अगले दिन एक काम और हो सकता है
जिन लोगों ने कंसाइनमेंट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, या फिर जिन लोगों ने ब्रांच पढ़ा है, या तो कंसाइनमेंट या तो ब्रांच, उसके लिए उस सवाल में कोई दम ही नहीं होगा, क्योंकि उसी मेथड पे बनेगा डेटर मेथड। जो कंसाइनमेंट अकाउंट पहले बनाते थे एकदम सेम वही बनाएंगे, बट वो आज डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी का नहीं किया हुआ है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्लास एंड कर दे रहा हूं, कॉपी करना।